हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे वाले हैं। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में बात यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि इससे मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाएगा वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी। मोल जो है वो हर जगह पर यूज होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म्स में। ठीक है, तो आज हम सब बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, किसके लिए? तो हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर्स को। ठीक है, क्या नाम बोल रहा हूं बेटा मैं इस चैप्टर्स का? तो चैप्टर्स का जो नाम है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अब ये जो मूलभूत अवधारणा, इसका क्या मतलब है? कुछ बेसिक चीजें हम इसमें क्या करेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजों को भी बेसिक से डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, ओके चलो तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करना चाहूं किसको बेटा? रसायन विज्ञान को। किसको डिफाइन करना चाहूं मैं अगर? रसायन को। तो रसायन होता क्या है? ठीक है, किसको डिफाइन करना चाह रहे हैं हम? तो रसायन विज्ञान को या रसायन शास्त्र को। तो रसायन विज्ञान मतलब क्या हो गई चीजें कि हम किसी न किसी चीजों की क्या कर रहे हैं बेटा? स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी चीज को अध्ययन कर रहा हूं तो मैं किसको अध्ययन कर रहा हूं? बेसिकली तो वही है। तो रसायन शास्त्र में हम बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं? तो बेसिकली हम अध्ययन करते हैं किसका बेटा? पदार्थ का, द्रव्य का। ठीक है, तो रसायन शास्त्र एक ऐसी शाखाएं हैं। रसायन शास्त्र क्या है बेटा? एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? तो पदार्थ का। तो मेन जो पार्ट है हमारा वो क्या होने वाला है बेटा? यहाँ पे पदार्थ। तो हमें इस चैप्टर में किसकी स्टडी करना है, किसका अध्ययन करना है? तो पदार्थ का अध्ययन करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये पदार्थ में भी हम रसायन में क्या चीजों का अध्ययन करेंगे। तो अगर मैं किसी पदार्थ को देखूं, किसी पदार्थ को मतलब जैसे ये मेरे पास पेन है, ये बोर्ड है, ये शर्ट है, ये वॉच है ना, ये आइस, तो ये सभी चीजें जो है वो क्या कहलाती है बेटा? ये पदार्थ कहलाती है। अब इस पदार्थ को देखकर मुझे क्या महसूस हो रहा है, या इस पदार्थ को देखकर मैं कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाता हूं, वो देखते हैं हम। इसे देखकर मैं पहले तो ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाँ ये ठोस दिख रहा है मुझे, ठोस है। दूसरा मैं बोल सकता हूं इसका कलर जो है वो कैसा है? ब्लैक, ब्लैक कलर का है, ठोस है। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी लेंथ वगैरह मेजर कर लेता हूं, गर्म करने पर कब ये गलित अवस्था में आ जाएगा, कब वाष्पित हो जाएगा, इस तरह की चीजें। यानी कि बेसिकली अगर मैं किसी पदार्थ को देखकर उसके बारे में अगर कुछ बता पा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बारे में अगर मैं कुछ बता पा रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या कहलाती है बेटा? वो इंफॉर्मेशन होती है हमारे लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक। उस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देते हैं? तो भौतिक गुण धर्म बोलते हैं। मतलब पदार्थ को मैं एक किस तरह से अध्ययन कर रहा हूं, तो एक मेरा अध्ययन का तरीका यह है कि मैं उसकी भौतिक अवस्था, भौतिक गुण धर्म के बारे में अध्ययन करूं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा कि मैं इसकी रिएक्शन देखूं, किसी न किसी कंपाउंड की क्या देखें हम? रिएक्शन देखें। तो दूसरा वर्गीकरण जो है या दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी हो गई? तो रासायनिक गुण। ठीक है, तो रसायन गुण या रासायनिक गुण जो है वो क्या होते होंगे? रसायन गुण, या फिर मैं क्या बात करूं बेटा? रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं? हम किसी न किसी के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं, अभिक्रिया करवाएंगे, और अभिक्रिया के दौरान हम देखेंगे कि ये किस किस अभिकर्मक से अभिक्रिया कर सकता है, किससे अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, या अभिक्रिया कर रहा है तो कितना तीव्र कर रहा है, या अभिक्रिया कितने धीमी गति से कर रहा है। तो ये सारा अध्ययन जो है वो किस में आता है हमारा? तो रासायनिक में आता है। ठीक है, तो अब हम इस रसायन विज्ञान की अगर हम शाखाओं की बात करें तो कितने भाग में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं? ठीक है, तो हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? रसायन शास्त्र की शाखाओं के बारे में। तो शाखाएं मतलब क्या? पहले क्या होता था कि अगर मेरे पास अगर अध्ययन करने के लिए बहुत ही कम जगह है या बहुत ही कम टॉपिक पे मैं अध्ययन करना चाह रहा हूं, तो मुझे कोई अलग अलग ब्रांचेस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग शाखाओं में वर्गीकरण करने की कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? बहुत सारी चीजें आ गई अध्ययन करने के लिए। तो हमने क्या करा? रसायन शास्त्र को भी कुछ अलग अलग भाग में, अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र की शाखाएं। अब ये जो रसायन शास्त्र की शाखाएं हैं वो कितनी तरह की हो सकती है? देखिए, पहला मैं बोल रहा हूं किस तरह की? तो कार्बनिक रसायन। किस तरह का बोल रहा हूं मैं बेटा? कार्बनिक
रसायन जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा जो है वो मैं क्या बोल रहा हूं, अकार्बनिक रसायन। तो एक कार्बनिक रसायन हो गया और दूसरा जो है वो क्या बोल रहा हूं मैं, तो अकार्बनिक रसायन हो गया। तीसरा मैं बोल रहा हूं कौन सा, भौतिक फिजिकल। तीसरा जो है वो कौन सा है बेटा, भौतिक फिजिकल रसायन है। तो हमने रसायन शास्त्र को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, तो 3 भाग में डिवाइड कर दिया बेसिकली। कौन कौन से भाग हो गए हमारे पास में, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा ताकि अगर आपको जो भी लगे उसमें आप कन्वर्ट हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, या फिर एक क्या है तो भौतिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक में अध्ययन करते हैं किसका, कार्बन युक्त यौगिकों का। किसका अध्ययन करेंगे बेटा यहाँ पर हम, कार्बन युक्त यौगिक का। अगर आप कार्बन युक्त यौगिक का अध्ययन कर रहे हो, यौगिकों का अध्ययन कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में, कार्बनिक रसायन कहलाता है। किसको बोल रहा हूं मैं, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्बनिक रसायन। जैसे जैसे आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, है ना, इन सभी में आप किसको देखेंगे तो कार्बनिक रसायन वाली चीज हो गई ना। अकार्बनिक यह है कि अकार्बनिक युक्त पदार्थ, मतलब जिसमें कार्बन न हो। क्या बोल रहा हूं बेटा, अकार्बन युक्त पदार्थ, क्योंकि हमें पता है कार्बन एक बहुत सारा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो उन बहुत सारे कंपाउंड के लिए हमने क्या करा, तो एक अलग केमिस्ट्री रख दिया, अलग रसायन रख दिया, जिसको क्या बोल दिया हमने, कार्बन युक्त यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन। तो उस कार्बन को छोड़कर उस कार्बन को छोड़कर बाकी के जितने यौगिक का अध्ययन करते हैं हम, तो क्या कहलाता है आपका, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अब ये जो तीसरा आ रहा है भौतिक या फिर क्या बोलते हैं हम तो फिजिकल, भौतिक या फिर क्या बोलते हैं हम तो फिजिकल, तो हम इसमें बेसिकली स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं बेटा किसका, तो पदार्थ का। पदार्थ के कितने घटक हैं उसमें, यानी कि पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, या फिर हम इसमें अध्ययन करते हैं किसका, तो उस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, इन पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास में एक चार्ट आ रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम किसके साथ में जाएंगे बेटा, पदार्थ बोला हमने, पदार्थ बोल रहे हैं तो फिर क्या, फिजिकल केमिस्ट्री का एक साइंस का एक हिस्सा हो गया ये। तो भौतिक अवस्था का क्या है, ये पहला ही चैप्टर और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है, मूलभूत चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई ब्रांचेस होती है क्या, बहुत सारी होती है। इसके अलावा भी क्या होती है, तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है। जैसे बायोकेमिस्ट्री सुना होगा आपने, जैव रसायन शास्त्र, ठीक है, एग्रीकल्चर सुना होगा आपने, ठीक है, जहां जहां पे यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम भी होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, विश्लेषण वाली चीजें हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा भी बेसिकली हम बहुत सारे भाग में क्या करते हैं बेटा, हम इसको डिवाइड करते हैं, बट बेसिकली हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमने इन तीनों के बारे में बात की है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि अब नेक्स्ट चीजें कि क्या है हमारे पास में। देखो, तो अगर मैं बात करना शुरू करूं इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स की, तो इस पूरे ब्रह्मांड में मुझे क्या क्या अध्ययन करने लायक वाली चीजें दिखी है, या फिर मैं इस पूरे ब्रह्मांड को वर्गीकृत करना चाहूं तो कितने भाग में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो पूरे ब्रह्मांड को अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो हमारे पास में दो चीजें आती है बेटा। एक को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, एक को पदार्थ या फिर द्रव्य बोलते हैं। इंग्लिश में बेटा मैं बता देता हूं, इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, तो मैटर बोलते हैं। और एक जो है वो कौन सा हिस्सा हो गया आपके पास में, तो ऊर्जा, एनर्जी। तो एक जो भाग है वो कौन सा है, तो एनर्जी है, ऊर्जा। तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। एक जो है वो क्या कहलाता है आपका, पदार्थ या द्रव्य भी बोलते हैं इसे, और एक जो है वो क्या है हमारे पास में, तो ऊर्जा है। अगर इस पदार्थ या ऊर्जा में से भी देखे बेटा, तो हमें फिलहाल किसकी स्टडी करना है, तो हमारे पास में स्टडी करना है हमें किसकी, पदार्थ की, है ना। हमें ऊर्जा के बारे में फिलहाल कोई स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं किसके बारे में, पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ होते क्या है, या पदार्थ को अगर मैं डिफाइन करना शुरू करूं तो किस तरह से मैं इन पदार्थ को विभाजित करूंगा या डिफाइन करूंगा। तो पदार्थ जो है वो ऐसे द्रव्य है, ऐसी चीजें हैं, ऐसे पदार्थ है जो जो क्या करते हो बेटा, जगह, क्या बोल रहा हूं मैं, जो क्या करते हो, तो जगह घेरते हो। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस, ऐसे सारे पदार्थ जो जगह घेरते हो,
जो जगह घेरते हो और जिनका कुछ द्रव्यमान हो, जो जगह घेरते हो और जिनका कुछ क्या हो बेटा, द्रव्यमान हो, उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, तो पदार्थ बोलते हैं। जो क्या कर रहे हैं हमारे पास में, तो जो जगह घेर रहे हैं या जिनका क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो, या फिर और हम बोल सकते हैं कि या हम उन्हें, या हमारे 5 सेंस संवेदी अंग, 5 जो हमारे पास में कौन होते हैं, संवेदी अंग है, तो हम उन संवेदी अंगों द्वारा उन्हें क्या कर सकते हैं बेटा, महसूस कर सकते हैं, तो भी हम उन्हें क्या बोलते हैं, तो पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे आपने आसपास कुछ सब्सटेंसेस देखो, पदार्थ देखो, द्रव्य देखो, जिनका क्या हो, कुछ वजन हो, कुछ मास हो, कुछ द्रव्यमान हो, तथा जो क्या करते हो, जगह घेरते हो, उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, पदार्थ। या फिर हम इन्हें अपने 5 सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, जैसे स्किन हो गया, आईज हो गया, है ना, तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सके, तो वही सब क्या कहलाते हैं, हमारे पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके बारे में उदाहरण किस तरह से होती होगी। तो जैसे हमने बोला, ये जो पेन है हमारे पास, तो ये पेन भी क्या होगा, अगर मैं आप इसको उठाओगे तो क्या दिखेगा आपको, कुछ द्रव्यमान है इसका और कुछ भार है। अगर इसका कुछ द्रव्यमान है, अगर इसका कुछ क्या आ रहा है बेटा, द्रव्यमान है, मतलब मास ऑक्यूपाई। दूसरी चीजें क्या है कि अगर मैं इसे कहीं पे रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये इतनी जगह घेर रहा है, ये इतनी जगह स्पेस को क्या कर रहा है बेटा, कवर कर रहा है, घेर रहा है। मतलब ये जो पेन है हमारे पास में, ये क्या कर रहा है, ये जो पेन है हमारे पास में, ये क्या कर रहा है बेटा, ये जगह घेर रहा है, और दूसरा इसका क्या है, कुछ द्रव्यमान भी है। ये क्या कर रहा है, तो कुछ जगह घेर रहा है और इसका क्या है, कुछ द्रव्यमान भी है। तो इसका मतलब मैं इसको किस कैटेगरी में रख सकता हूं, मैं इसे पदार्थ बोल सकता हूं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके उदाहरण की, कि पदार्थ में हम किस तरह के सब्सटेंस को रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये जो पेन है, इस पेन को भी किस कैटेगरी में रख सकता हूं मैं, पदार्थ में। आप जिसमें लिख रहे हैं कॉपी, उस कॉपी को भी हम क्या बोल सकते हैं, वो कॉपी जो है वो भी क्या है, पदार्थ हो गई। अगर आप किताब की बात करें तो वो किताब जो है वो भी किस में आएगी, कॉपी में आएगी। अगर आप वॉल, दीवार की बात करें, चेयर की बात करें, कुर्सी की बात करें, है ना, टेबल की बात करें, बेंच की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो क्या आ गई आपके पास में। तो बोर्ड की बात करूं मैं, अगर ये जो बोर्ड पे जिसपे मैं लिख रहा हूं, तो इन सभी में क्या है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और ये क्या करते हैं, तो कुछ न कुछ जगह घेरते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो सब्सटेंस जो पदार्थ नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो पदार्थ नहीं है के उदाहरण देखना चाह रहे हैं हम, या जिन्हें हम पदार्थ वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखें, तो सीधी सी बात है, अगर वो द्रव्यमान वाली या जगह घेरने वाली कंडीशन को, परिस्थिति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोल देंगे, फिर वो पदार्थ की कैटेगरी में या पदार्थ नहीं है। जैसे देखें, अगर हम बोले समय, तो समय जो है वो कोई जगह नहीं घेर रहा है, ना ही उसका कुछ क्या है, द्रव्यमान है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा आपका, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा आपका, कि वो पदार्थ नहीं है वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हम जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी है, याददाश्त जो है ना, तो ये जो याददाश्त है, इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं, यह भी तो हमारे पास में कैसा हो गया, नॉन मैटर हो गया, अपदार्थ वाली कैटेगरी में आ गया। इसके अलावा हम देखें, लव, प्यार, फीलिंग्स वगैरह चीजें जो हैं, वो भी कैसी होती है हमारे पास, तो उसे भी हम पदार्थ वाली कैटेगरी में नहीं रखते। मैं अगर आप आपके पेरेंट्स को ये तो नहीं बोलोगे कि पापा मम्मी हम आपको 10 किलो प्यार करते हैं, नहीं ना, तो इस तरह की चीजें तो हो नहीं रही है। तो ये सब चीजें किस कैटेगरी में आती है बेटा, ये सब चीजें आती है किसमें, अपदार्थ वाली चीजों में, या हम इसको पदार्थ में नहीं रख सकते। एक और हो सकता है, या और भी बहुत सारे हैं, 7-8, जैसे हम बोलते हैं साउंड, है ना, साउंड जो आप सुनते हैं वो भी कैसा है, तो अपदार्थ वाली कैटेगरीज में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या देखा कि पदार्थ को डिफाइन करना शुरू किया, हमने परिभाषा लिखना शुरू की। तो पदार्थ एक ऐसे पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, तो जगह घेरते हैं, और जिनका एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान, या जिन्हें हम अपने संवेदी अंगों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन सभी को हम किस में रखेंगे,
तो उन सभी को हम पदार्थ वाली कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं कि अगर मुझे पदार्थ को वर्गीकृत करना हो तो पदार्थ को मैं कितने भागों में या द्रव्य को मैं कितने भागों में क्या कर सकता हूं, वर्गीकृत कर सकता हूं। ठीक है, तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो बेसिकली कितनी तरह से, दो। हमने बोला था रसायन शास्त्र में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, पदार्थ का करते हैं। कितनी तरह से करते हैं, दो तरह से करते हैं। एक तो हम भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा जो है वो कौन सा हमारा, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इन्हीं दो आधार पर ही तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो एक जो है वो क्या है, तो एक आप देखें कि जो पदार्थ है उन पदार्थ के कौन से गुण देखें आप, भौतिक गुण धर्म के आधार पर या भौतिक गुण के आधार पर। दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा गुण जो था वो कौन सा, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो एक में वर्गीकरण कर सकता हूं भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा जो है मैं वर्गीकरण कर सकता हूं किसके बेटा, रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मुझे भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो ये कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम भौतिक गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत करें तो हम इन्हें तीन भाग में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा जो है वो क्या बोल रहे हैं हम, द्रव्य, तीसरा जो है वो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, गैस। ठोस, द्रव और कौन सा, गैस। ठोस, द्रव या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक तो गैस। तो तीन भाग में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ठोस, द्रव और कौन सा, तो गैसियस वाली हिस्से, है ना। ठोस को बोलते हैं हम क्या बेटा, सॉलिड। द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, तो लिक्विड। और गैस को तो गैस ही बोलते हैं, आप चाहे हिंदी में बोल लें या फिर इंग्लिश में बोले, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, आगे फिर हम और डिटेल में जाएंगे, ठोस, द्रव और गैस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। अब रासायनिक गुणों के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण देखें तो मैं रासायनिक गुणों के आधार पर इसको कितने भाग में डिवाइड कर सकता हूं, दो भाग में। अब ये दो भाग में कैसे, हम क्या देखना चाह रहे हैं, पदार्थ का कंपोजिशन, संगठन कैसे वो बना होगा। तो संगठन के आधार पर दो चीजें हो गई बेटा, देखो, या तो जो है वो हमारे पास में कैसे एकदम प्योर है, शुद्ध चीजें हैं, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, शुद्ध अभिकर्मक। एक जो है वो क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, शुद्ध अभिकर्मक। जो क्या होंगे, जो एक ही जैसी चीजों से मिलकर बने होंगे उसे हम क्या बोल देते हैं, शुद्ध। और एक से अधिक नहीं हो तो फिर दो तीन चीजों का आपने क्या कर दिया, मिक्स बना दिया, मिक्सचर कर दिया, तो हम उसे बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, तो रासायनिक गुणों के आधार पर हमारा पहला क्लासिफिकेशन आया, वर्गीकरण आया, जिसमें हमने इसको कितने भाग में रखा है, तो दो भाग में रखा है। एक को हमने क्या नाम दिया है, एक को हमने नाम दिया है बेटा कौन सा, शुद्ध अभिकर्मक। दूसरा जो है वो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, तो मिश्रण बोल दिया। अब ये जो शुद्ध अभिकर्मक है ना, इन शुद्ध अभिकर्मक को भी हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, तो दो भाग में। भाई शुद्ध चीजें तो है लेकिन शुद्ध भी कितनी तरह की है, तो दो तरह की है। देखे, एक को हम क्या बोल सकते हैं, परमाणु, एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु, और एक को हम क्या बोलते हैं, तो अणु बोलते हैं। एक परमाणु है और एक क्या है, अणु। अणु को मैं क्या बोलूंगा, तो अणु जो है वो मतलब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम। अणु मतलब किसकी बात करते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स की। और परमाणु मतलब किसकी बात करते हैं हम, तो एटम्स की। अब ये अणु या परमाणु को भी और अधिक भाग में डिवाइड या वर्गीकृत कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसको और अधिक भाग में डिवाइड या वर्गीकृत कर सकते हो। तो कौन से हैं, देखें, एटम्स जो हैं, परमाणु जो है उसको हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या मॉलिक्यूल जो है उसको भी मैं कितने भाग में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, या इसको तो और अलग से पढ़ेंगे हम, और बेसिकली देखता हूं कि इसको मैं, और ये तो लास्ट वाली चीज आ जाएगी फिर हमारे पास ना, और इसको अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो और अलग अलग भाग में किस तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, शुद्ध पदार्थ को। तो शुद्ध पदार्थ को भी हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, यौगिक। एक जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, यौगिक। और दूसरा जो है वो मैं क्या बोल रहा हूं, तो तत्व। फिर तत्व में आएंगे हमारे परमाणु, यौगिक में आएंगे कौन, अणु। तो उसकी सेपरेट अलग से बात कर लेंगे हम फिलहाल। ठीक है, तो हमने क्या बोला, शुद्ध अभिकर्मक। शुद्ध अभिकर्मक को कितने भाग में विभाजित किया, दो भाग में। एक यौगिक है और एक क्या है, तो तत्व है। अब इन यौगिक को भी मैं कितने भाग में डिवाइड कर सकता हूं, विभाजित कर सकता हूं, तो दो। एक जो अभी हमने बोला था कौन सा हो गया हमारे पास में, तो कार्बनिक यौगिक। और दूसरा जो है वो कौन सा हो गया बेटा आपके पास में, अकार्बनिक यौगिक। तो एक कार्बनिक यौगिक है और दूसरा जो है वो कौन सा हो गया, तो अकार्बनिक
यौगिक। कार्बनिक यौगिक वही जो अभी हमने बोला, जिसमें कार्बन उपस्थित हो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक। और जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित हो उसे हम क्या बोल देंगे, तो अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने बोला कि तत्व को भी क्या विभाजित कर सकता हूं, हाँ तत्व को भी हम अलग अलग भाग में विभाजित कर सकते हैं भैया जी। क्या होते होंगे तत्व, तो तत्व भी हमारे पास में कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक को हम क्या बोलते हैं, धातु, नाम सुने होंगे छोटी क्लास में, मेटल। तो एक जो है वो कौन से हो गए आपके पास में, तो धातु। एक जो है वो कौन से हो गए, तो अधातु। तीसरा जो है वो तो क्या बोल रहा हूं मैं, तो उप धातु। तो आप इसे कितने भागों में वर्गीकृत कर रहे हो, तो 3, धातु, अधातु और क्या होते हैं, तो उपधातु। ठीक है, ये छोटी क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा, फिर भी नहीं है तो अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितनी तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, वर्गीकृत। फिर थोड़ा थोड़ा सा हम इसको डिस्कस भी करेंगे आगे। ठीक है, अब आइए आते हैं हम किस पे, मिश्रण पे। तो मिश्रण चीजें कितने भाग में डिवाइड है, तो मिश्रण को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो सममांगी मिश्रण, और एक जो है वो कौन सा है, तो विषमांगी। सममांगी, और एक कौन सा हो गया बेटा हमारे पास में, तो विषमांगी मिश्रण। तो ये हमारे पास में पूरा क्या आया है, पदार्थ का वर्गीकरण, कि इतनी तरह से मैं इसे क्या कर सकता हूं, तो वर्गीकृत कर सकता हूं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम एक एक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं कौन सा, तो भौतिक वर्गीकरण। तो हमें पता है कि मैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर किस किस भाग में डिवाइड कर सकता हूं इसको। तो पहला हमने बोला किस अवस्था में ला सकते हैं आप, ठोस। दूसरा हमने बोला था किस अवस्था में ला सकते हो आप, द्रव। तीसरा जो है वो किस अवस्था में है, तो गैस। तो ठोस, द्रव और कौन सा हो गया बेटा, तो गैस हो गया। अब देखिए अगर मैं एक नॉर्मली बनाना चाहूं इसको, तो किस तरह से बना सकता हूं, ठोस, द्रव क्या और गैसेस किस तरह से होती होगी। देखिए, तो ये मैंने एक पदार्थ मान लिया कि हमारा ठोस पदार्थ है, ये हमने मान लिया हमारे पास द्रव्य पदार्थ है, और ये हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, तो गैस पदार्थ है। ठीक है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर मैं इनका कंपोजिशन देखूं, है ना, घटक जिनसे ये चीजें मिलकर बनी है, तो कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो कैसे बना होता है। देखिए बेटा, तो ठोस पदार्थ में हम बोलते हैं कि इसके जो परमाणु हैं या ये जिनसे मिलकर बना हुआ है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड है। किस तरह से, एकदम सघन है। इनके बीच में जो गैप है वो कुछ भी गैप वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, किसमें, ठोस वगैरह में। फिर हमने बोला द्रव्य है, तो द्रव्य में क्या होता है, अणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य या जिन घटक से ये मिलकर बने हुए हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी क्या होती है, जगह होती है, गैप होती है। और गैसियस के बीच में हम देखें तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर है ना, बहुत ही ज्यादा क्या है, दूर प्रेजेंट होते हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। चलो अब इसी में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसी की प्रॉपर्टी। तो हमने क्या बोला, ठोस जो है उस ठोस में क्या है, पदार्थ के मध्य की दूरी बहुत ही कम है। इसका मतलब समझे, एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट घटक वाला कण, एक ये दूसरा घटक वाला कण, और इन दोनों घटक के मध्य की दूरी बहुत ही कम है। भाई दूरी कब कम हो सकती है, जब इनके मध्य में आकर्षण बहुत ज्यादा हो। दूरी कब कम होगी बेटा, जब इनके मध्य में आकर्षण क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो मैंने बोला ये एक कण और ये एक दूसरा कण और दोनों बिल्कुल पास में आ रहे हैं, तो इनके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा। अब आकर्षण ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है किसमें, ठोस में। क्या बोल रहा हूं मैं, आकर्षण, अट्रैक्शन जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं एक पॉइंट कि ठोस वालों में जो आकर्षण है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, या हम क्रम लिख लेंगे, ऐसा करते हैं हम, है ना, क्या लिख लेंगे बेटा हम, इनके क्रम या फिर नॉर्मल चीजें हैं, ये तो पता ही होगी आपको, है ना। और नहीं भी पता है तो इससे रिलेटेड हमारे नीट लेवल में कोई क्वेश्चन आने नहीं है वैसे ना। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ठोस अवस्था में परमाणुओं के मध्य, अणु के मध्य, उनके घटक के मध्य आकर्षण बहुत ज्यादा। तो सबसे कम किस में होगा सर, सबसे कम तो गैस में होगा, क्योंकि गैसियस के परमाणु, कॉन्स्टिट्यूएंट घटक जो है वो क्या है, दूर दूर है, और घटक दूर दूर है तो उनके बीच में आकर्षण भी क्या है, कम है। ठीक है, तो हमने बोला ठोस में आकर्षण जो है वो ज्यादा है, द्रव में आकर्षण थोड़ा सा कम हुआ, गैस में तो आकर्षण बिल्कुल भी न के बराबर बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आकार आकृति में परिवर्तन किसके हो जाता होगा, तो ठोस जो है वो अपनी आकार या आकृति को परिवर्तित नहीं करता। इनका आयतन जो है वो कैसा होगा, निश्चित होगा।
तो दृढ़ होता है कौन हमारे पास में, ठोस, रिजिड, दृढ़ होता है कौन आपका, ठोस। और ठोस में ही आयतन में परिवर्तन नहीं होता है और भार में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मास भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान भी कोई परिवर्तित नहीं होता है, इसके आकार आकृति में कोई परिवर्तित नहीं होता है। ठोस का घनत्व सबसे क्या होता है, ज्यादा। घनत्व जो है वो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, सबसे ज्यादा है। ज्यादा क्यों बोल रहे हैं सर? अरे क्योंकि अणुओं की संख्या बिल्कुल पास पास में है ना भाई। तो डेंसिटी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन अगर जरा से में ज्यादा परमाणु की संख्या, द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूं कि इसमें बाकी में तो कम होते जाएंगी चीजें। तब हमारे पास में कौन कौन आ गए, तो हमारे पास में आ गए हैं बेटा ठोस, ठोस वाली चीजें आ गई। और हमने क्या बोला, तो हमारे पास में आ गई ये चीजें कौन सी, द्रव वाली। और हमारे पास में क्या है, तो गैसियस प्रेजेंट है। मैं ये करना चाह रहा हूं कि क्या मैं इस गैस को परिवर्तित कर सकता हूं, क्या इस ठोस को परिवर्तित कर सकता हूं क्या द्रव में, क्या द्रव को परिवर्तित कर सकता हूं क्या गैस में, क्या गैस को परिवर्तित कर सकता हूं द्रव में, या गैस को द्रव को परिवर्तित कर सकता हूं किसमें, ठोस में। तो हम इनको आपस में क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि अगर मुझे इन्हें आपस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो, तो हमने बोला कि ठोस के मध्य जो है, ठोस के मध्य परमाणु, अणु या जिनसे भी ये चीजें मिलके बनी है, उनके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा है। और अणु जो है वो बिल्कुल, परमाणु जो है वो बिल्कुल क्या है बेटा, पास पास में। और द्रव में थोड़े से दूर है, गैस में तो बहुत ज्यादा दूर हो गए। इसका मतलब समझो कि अगर मैं ठोस वाले परमाणुओं को बिल्कुल पास पास से थोड़ा सा दूर कर दूं, बिल्कुल पास पास से थोड़ा सा दूर कर दूं, तो ठोस का परिवर्तन किस में हो जाएगा, द्रव में हो गया। ठोस का परिवर्तन किस में हो गया, द्रव में। तो मुझे इन घटक के मध्य की दूरी को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। अब दूरी कैसे बढ़ेगी, दूरी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इनको दे देते हैं ऊर्जा। जैसे ही आप ऊर्जा दोगे, मतलब इसको गर्म करना शुरू कर दो, तापमान बढ़ाना शुरू कर दो, तो आपने एनर्जी, ऊर्जा दे दी, इसको ऊर्जा दी, तो फिर ठोस का परिवर्तन किस में हो जाएगा, द्रव में। जैसे जल सॉरी, जैसे क्या हो आपके पास में जल हो, और जल को आपने परिवर्तित कर दिया किसमें, ठोस में। और अगर आपने उसको ठोस में परिवर्तित कर दिया तो बर्फ में हो गया। अब उसको आपने कन्वर्ट किया किसमें, द्रव में। तो क्या करोगे, ठोस को द्रव में, बर्फ को जल में परिवर्तित करना है तो क्या करोगे, फ्रीजर से बाहर निकालो, कक्ष का तापमान, तापमान ज्यादा है, फ्रिज के अंदर तापमान क्या था, कम, तो आपने क्या करा, तापमान बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब आपने उस अणुओं को क्या दे दी बेटा, एनर्जी। ऐसे ही और अगर हम एनर्जी दे दें तो फिर क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो द्रव जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें से ऊर्जा को क्या कर दें, कम, अगर हम इसमें से ऊर्जा को क्या कर दें, कम करते जाएं, तो परिवर्तन उल्टा भी चलेगा। ठीक है, तो आप ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं ऊर्जा बढ़ाकर। आप गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं ऊर्जा को घटाकर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को, इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे। ठीक है, तो इनका देखते हैं अपन नामकरण। देखें, तो अगर ठोस का परिवर्तन हो रहा है किसमें, द्रव में, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, गलन वाली अवस्था हो गई। कि ठोस का परिवर्तन जो है वो क्या हो गया, गलन। तो इस परिवर्तन को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग, गलनांक बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम, मेल्टिंग, गलन बोल देते हैं। ठीक है, यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है, यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस का परिवर्तन द्रव में होता है, तो हम उसे क्या प्रक्रिया को बोलेंगे, गलन बोल देंगे। फिर हमने बोला द्रव का परिवर्तन किस में हो रहा है, तो गैस में। द्रव का परिवर्तन किस में हो रहा है बेटा, गैस में, तो वाष्प वाली प्रक्रिया हो गई। द्रव का परिवर्तन तो किस तरह का हो गया, वाष्प वाली प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, तो वाष्पन बोलते हैं। द्रव का परिवर्तन किस में होता है, द्रव का परिवर्तन किस में होता है बेटा, गैस में परिवर्तित। दूसरा देखते हैं अब हम कि अगर मैं इस गैस का परिवर्तन देखूं, गैस को कन्वर्ट करूं किसमें, द्रव में, तो अब आपको उल्टी प्रोसेस करना पड़ेगी। क्या करोगे, जो अणु दूर दूर है, जो घटक दूर दूर है, उनको पास में लाना, पास में लाना, सघन करना, कंडेंस करना। जब चीजें एक ही जगह पर आ जाएगी तो कैसी हो गई, सघन। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, तो संघनन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो संघनन बोल देते हैं, जिसमें गैस का परिवर्तन किसमें होता है बेटा,
गैस का परिवर्तन किसमें हो जाता है हमारे पास में, तो द्रव में। फिर द्रव का परिवर्तन ठोस में करना है। जैसे आपको बोल दिया मम्मी ने कि चलो बेटा जल को परिवर्तित कराओ किसमें, बर्फ में, तो आप क्या करोगे, जल लिया और उस जल को किसमें रखोगे, फ्रीज में। तो फ्रीज में टेम्परेचर तापमान क्या होगा, कम, और वो परिवर्तन हो गया। किसका सहारा लिया आपने, फ्रीज का। किसका सहारा लिया बेटा आपने, फ्रीज का सहारा लिया। तो इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग, हिमांक, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं, हिमांक बोल देते हैं, जमना वाली चीजें होती है, ठीक है। क्या सर इसके अलावा भी कोई परिवर्तन है, बिल्कुल है। मतलब अगर मैं ठोस को डायरेक्टली परिवर्तित कर दूं गैस में, या गैस को डायरेक्टली परिवर्तित करूं किसमें, ठोस में, डायरेक्टली विदाउट कन्वर्जन, विदाउट कन्वर्जन, मतलब ठोस को मैं द्रव में परिवर्तित किए बिना किसमें परिवर्तित कर रहा हूं, गैस में। गैस को द्रव में परिवर्तित किए बिना किसको परिवर्तित कर रहा हूं, इसमें ठोस में परिवर्तन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो होता है जिसमें ठोस का परिवर्तन गैस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, तो कन्वर्जन जो है, परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपने कपूर सुना होगा, अब उस कपूर को आप वातावरण में खुला छोड़ दे तो क्या होगा, पूरा कपूर जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, उड़ने लगेगा। आपको कोई भी राख प्राप्त नहीं होगी, मतलब ठोस से वो सीधे कहाँ गया है, तो गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर आप गैस ले ले और गैस को परिवर्तित कर दे किसमें बेटा, ठोस में, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठोसकरण, सॉलिडिफिकेशन। इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, तो ठोसकरण, सॉलिडिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीन तरह की, या एक हमने फिजिकल देखा, भौतिक वर्गीकरण, और भौतिक वर्गीकरण में भी हमने क्या देखा, तो इन सबका किस तरह से आपस में क्या हो रहा है, तो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। भौतिक में भी हमने क्या देखा, किस तरह से इनका आपस में कन्वर्जन हो रहा है, किस तरह से हम एक दूसरे को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा एक मेन फैक्टर है, वही हमने डिस्कस किया। हालांकि इनको परिवर्तित करने के बहुत सारे तरीके हैं, दाब भी यूज कर सकते हो, तापमान भी यूज कर सकते हो, गतिज ऊर्जा कम ज्यादा वाली चीजें, तो हम बहुत सारी चीजों का क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम कौन सा वर्गीकरण आ रहा है हमारे पास में, तो रासायनिक वर्गीकरण। अब ये जो रासायनिक वर्गीकरण है इसमें क्या चीजें होने वाली है। रासायनिक वर्गीकरण में हमने दो भाग देखे थे, रासायनिक में भी कौन से हमने देखे थे, दो तरह के। तो एक हमारे पास में था कौन सा बेटा, शुद्ध अभिकर्मक। एक जो है वो हमारे पास में क्या था, शुद्ध अभिकर्मक था। तो अभी पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, शुद्ध अभिकर्मक के बारे में, और उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे किसको, मिश्रण को, ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण ये था, या रासायनिक गुणधर्म ये थे बेटा कि चीजें किनसे मिलकर बनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, चीजें किनसे मिलकर बनी है। जैसे अगर आप इस क्लासरूम की बात करें, इस कक्षा की बात करें, तो इस कक्षा में क्या है, कॉपी है, पेन है, स्टूडेंट है, बेंच है ना, फैन है, लाइट है, ट्यूबलाइट। तो ये बहुत सारी चीजों से मिलकर ये क्लासरूम एक कक्षा जो है वो क्या हुआ है, तो तैयार हुआ है। तो ये जितने भी चीजें मैंने बोली, फैन, पंखा, है ना, ट्यूबलाइट, बेंच, कॉपी, पेन, आप सभी स्टूडेंट, टीचर, है ना, बोर्ड, मार्कर, ये सब चीजों से मिलके क्या बना है, तो कक्ष बना है। तो ये सब जो है ये क्या कहलाएंगे उसके, ये सब उन्हीं के घटक कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, घटक मतलब क्या, जिनसे चीजें मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हमने बोला कि प्योर है, शुद्ध है, तो अगर चीजें शुद्ध है इसका मतलब उसके घटक कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे। अगर उसमें शुद्ध है तो घटक कैसे होंगे बेटा, एक ही जैसे होते हैं। तो ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार के, क्या बोल रहा हूं मैं, जिनमें चीजें क्या होगी बेटा, तो जिनमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। अगर इनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक है तभी तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, शुद्ध अवस्था में। तभी मैं इसको क्या रखूंगा, किस कैटेगरी में रखूंगा बेटा, शुद्ध अवस्था में रखूंगा। और वो भी कौन से होते हैं, तो एक होते हैं हमारे पास में कौन, परमाणु, और एक होते हैं कौन से, अणु। मतलब एक ही जैसे परमाणु या एक ही जैसे अणु से, एक ही जैसे परमाणु या एक ही जैसे अणु से मिलकर अगर कोई चीजें हैं तो वो हम किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा, उसे हम रखेंगे किसमें, तो शुद्ध पदार्थ में रखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब होता क्या है, इन शुद्ध पदार्थ को आप कभी भी, क्या बोल रहा हूं मैं, कभी भी आप भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते।
भौतिक विधि द्वारा क्या करना चाहें, अगर आप इनको पृथक सेपरेट करना चाहें तो आप इनको पृथक नहीं कर सकते। कौन सी विधि के द्वारा? भौतिक। क्या होता है ये? अरे भाई कंकड़ पत्थर बीन लो, जैसे चावल है तो आप चावल बनाने से पहले क्या करोगे, उसमें जो इंप्यूरिटीज है, कंकड़ है, पत्थर है, उसको बीन रहे हो, हैंड पिकिंग, बीनना। तो यही सब चीजें क्या है, तो यही भौतिक, यही सब क्या कहलाती है बेटा, विधि कौन सी? भौतिक विधि कहलाती है। तो अगर आपको मैं बोल दूं कि पानी में कुछ अशुद्धि है, ठीक है, निकाल लो, निकाल ले पाओगे क्या? नहीं। मतलब आप इनको भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। वही सब चीजें क्या कहलाती है आपके? शुद्ध अभिकर्मक कहलाती है। अब शुद्ध अभिकर्मक में भी हमने बोला था कि ये दो तरह के होते हैं, एक तो तत्व होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? यौगिक। तो पहले हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? तो तत्व के बारे में। पहले हम किसके बारे में बात करना चाह रहे? तो तत्व के बारे में, कि तत्व क्या होते होंगे। देखें, तो हमने बोला कि अगर एक ही जैसी चीजें उपस्थित है तो ही तो वो चीजें क्या कहलाएगी? शुद्ध। तो शुद्ध में भी दो तरह की, एक ही तरह के क्या होंगे? या तो अणु होंगे या फिर क्या होंगे? तो परमाणु होंगे। या तो अणु होंगे या फिर क्या होंगे बेटा? परमाणु होंगे। तो इसी के आधार पर हमने इनको दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या होगा तत्व? जो सिर्फ एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बने हो। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे सारे अभिकर्मक या शुद्ध अभिकर्मक, शुद्ध अभिकर्मक जो, शुद्ध अभिकर्मक जो एक ही तरह के, जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने हो, यानी कि इनमें परमाणु जो हैं वो कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा तत्व बोलते हैं। मतलब कुछ अलग चीजें तो आई नहीं, सिर्फ एक ही जैसे, एक ही तरह के क्या आएंगे? परमाणु आएंगे, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे बेटा परमाणु क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, चीजें को अलग अलग तरह से, ठीक है। अब हमने बोला कि एक ही जैसे परमाणु, तो अब हमने तत्व को भी डिवाइड करना शुरू किया था। तो हमने तत्व को भी डिवाइड किया था किसमें? तो धातु में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, या फिर हमने क्या बोला था, एक अधातु हो सकती है, ठीक है, धातु हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं? अधातु। और एक जो है वो कौन से हो सकते हैं बेटा? तो उप धातु हो सकते हैं। अब ये धातु, अधातु या उप धातु जो है वो क्या होती होगी? देखें, वैसे तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जनरली धातु जो है वो ऊष्मा या विद्युत की क्या होती है? ऊष्मा या विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। कक्ष के तापमान पर यह सामान्यतः किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है ना। इनमें चालकता होती है, इनमें मेलिबिलिटी, डक्टिली होती है, आघातवर्धनी और तन्यता होती है ना। इनके गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपने क्या कर रखी है? तो पढ़ रखी। अब यही चीजों को अपोजिट उल्टा कर दूं तो फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास में? अधातु होते हैं, जिनके गलनांक क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं? थोड़े कम होते हैं। सामान्यतः ये कक्ष के तापमान पर किस होते हैं? द्रव या फिर कौन हो सकते हैं? तो गैसीय अवस्था में तो ज्यादा रहते हैं, गैसीय अवस्था में, ठीक है। इनका क्वथनांक बिंदु भी क्या होता होगा? धातु की तुलना में अधातु का क्या होता है बेटा? कम होता है, ठीक है। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु होते हैं जो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित कर दे, लेकिन धातु अधातु के दोनों के गुण प्रदर्शित कर दे, लेकिन निर्भर करता है किस बात पे बेटा? कंडीशन पे, कि परिस्थिति क्या है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर गया आपका? ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं बेटा हम अब इसके उदाहरण, कि धातु के उदाहरण क्या होंगे, अधातु के उदाहरण क्या होंगे। जैसे हम बोल दें सोडियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, है ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, पीबी हो गया, है ना, या फिर प्लेटिनम बोल दें। तो इस तरह के ये सब क्या है? तो हमारे पास में क्या है? धातु है। अधातु कौन हो गए? जैसे क्लोरीन गैस बोल दिया आपने, है ना, नाइट्रोजन बोल दिया, ऑक्सीजन बोल दिया, फ्लोरीन गैस हो गई। इस तरह के ये सभी जो है वो क्या है? तो हमारे पास में अधातु है। उपधातु में कौन आता है? जो दोनों तरह के गुण उपस्थित हो, जैसे बोरॉन हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सभी जो है वो किस कैटेगरी में रखते हैं, किस वर्गीकरण में आते हैं हमारे? तो उपधातु की तरह, उपधातु की तरह, ठीक है। तो हमने तत्व को वर्गीकरण शुरू किया। अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि ये एक ही तरह के क्या होते हैं बेटा?
एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होंगे। मतलब सोडियम में अगर मैं बात करूं तो सारे परमाणु सोडियम में एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन में सारे परमाणु एक जैसे होंगे, बोरॉन में सारे परमाणु क्या होंगे, तो एक ही जैसे उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्गीकरण हुआ किसका, सिर्फ तत्व का। शुद्ध अभिकर्मक में भी कौन सा हो गया बेटा, तो तत्व हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या, तत्व के बाद में एक और वर्गीकरण किसको, तो हमने बोला था एक और चीजें होती है जिसको हमने क्या बोला था, तो यौगिक। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, यौगिक। तो हमने बोला शुद्ध पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें एक ही तरह के परमाणु या अणु उपस्थित होते हैं। तो अगर एक ही तरह के परमाणु एटम होते हैं बेटा तो हम उसे तत्व बोल देते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें यह होता है कि वह शुद्ध अभिकर्मक, क्या बोल रहा हूं मैं, शुद्ध अभिकर्मक, शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक तरह के, क्या बोल रहा हूं, शुद्ध अभिकर्मक जो या जिसमें एक से अधिक तरह के, एक से अधिक तरह के क्या होते हैं, तत्व उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इनमें एक से अधिक तरह के तत्व उपस्थित होते हैं, ये क्या बात हो गई, हम तो बोल रहे थे शुद्ध है, हाँ शुद्ध ही है, लेकिन एक से अधिक तरह के जो तत्व हैं ये तत्व जब जुड़ेंगे है ना, तो इनका अनुपात निश्चित होता है। ये जो तत्व है बेटा, इन तत्वों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या होता है, हमेशा तो निश्चित होता है। तो एक से अधिक तत्व जिनमें जब ये कंबाइन होंगे तो इनका अनुपात जो है वो क्या होता होगा, निश्चित होगा। अगर अनुपात निश्चित नहीं है तो मिश्रण हो जाएंगे वो, अगर अनुपात निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएंगे बेटा, वो मिश्रण हो जाएंगे। और हमें क्या पढ़ना है, हमें तो यौगिक कंपाउंड देखना है। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया कि ये निश्चित होते हैं अनुपात में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निश्चित कैसे, देखो क्या बोल रहे हैं हम, एक से अधिक तरह के तत्व, एक से अधिक तरह के क्या बोल दिया मैंने, तत्व बोल दिए। तब एक से अधिक तरह के तत्व जो है उसमें किस तरह की चीजें होगी। ठीक है, देखिए अब उदाहरण से देखते हैं और समझ में आएगा आपको। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि H2O है, जल है हमारे पास में, तो अगर H2O है तो इसमें एक हाइड्रोजन तत्व है और एक कौन सा आपके पास में, तो ऑक्सीजन तत्व है। दोनों तरह के तत्वों पर एक हाइड्रोजन और एक कौन हो गया बेटा, ऑक्सीजन हो गए। अब इनका मैं क्या करूं, द्रव्यमान के द्वारा रेशियो निकालू, द्रव्यमान रेशियो, क्या बोल रहा हूं मैं, द्रव्यमान के द्वारा क्या निकालना चाह रहा हूं, इनका रेशियो निकालना चाहूं तो किस तरह से होगा इनका। चलो, तो अगर मुझे द्रव्यमान रेशियो देखना है तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा, एक, हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऐसे ही एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बेटा कितना, 16। और अगर मैं इसके सरल अनुपात में परिवर्तित कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1:8, 1:8 आ जाएगा। तो H2O जो है वो क्या है, कंपाउंड है। H2O जो है वो क्या है, तो कंपाउंड है। और इसी कंपाउंड के कारण कैसे डिफाइन किया कि कंपाउंड है, तो इनमें अनुपात जो है वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब देखो, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ H2 ही बना सकते हैं क्या, नहीं, और भी कुछ बना सकते होंगे, बिल्कुल। देखें क्या बना सकते हैं भाई, ये कि H2O2 जो है वो आपस में क्या हो जाए, इस फॉर्म में भी हो कि दो हाइड्रोजन हो और दो क्या हो जाए, ऑक्सीजन, कंबाइन तो हुए हैं, कंपाउंड तो बना है। अब अगर हम इसका द्रव्यमान के हिसाब से अनुपात निकालें तो दो हाइड्रोजन का तो दो हो गया, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन कितने आ गए हैं बेटा, दो, और दो ऑक्सीजन आ गए तो एक का 16, तो दो के परमाणु भार के हिसाब से कितना आ गया, द्रव्यमान तो 32 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रेशियो देखो तो ये कितना आ जाएगा, 1 रेशियो कितना हो गया, 16, और क्या से इजी कर दूं तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, और इजी नहीं होगा, सॉरी यार, कितना हो गया, तो यहाँ पे रेशियो आ गया आपके पास में कितना, तो 1:16 हो गया। ठीक है, तो 1:16 हो चुका है यहाँ पे। क्या दोनों में रेशियो अनुपात बराबर है, नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है वो किस अनुपात में है, तो 2:1 में है। और यहाँ पे क्या है, तो 2:2, या फिर हम बोल सकते हैं 1:1 में कंबाइन हो रहे हैं। तो रेशियो फिक्स्ड होता है, रेशियो निश्चित होता है किसमें, कंपाउंड में, यौगिक में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर रेशियो निश्चित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है,
तो फिर मैं इसे किस भाग में या किस तरह से कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने चाह रहे हैं किसको बेटा, मिश्रण को। अब मिश्रण में क्या होती है, जब दो या दो से अधिक तरह के अभिकर्मक, क्या बोला बेटा मैंने, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तरह के क्या होंगे, अभिकर्मक होंगे। तो अगर दो या दो से अधिक तरह के अभिकर्मक आ गए, दो या दो से अधिक तरह के अभिकर्मक आ गए, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, मिश्रण बोलते हैं। सर ऐसा तो वहां भी था कि दो या दो से अधिक तरह के, हाँ यही तो चीजें डिफरेंस कर रही थी कि यहाँ पर निश्चित, यहाँ पर क्या होता है बेटा, निश्चित अनुपात में होता है, लेकिन यहाँ पे मिश्रण में आप क्या कर सकते हैं, तो आप अनुपात चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी अनुपात में ले सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं इसे, कि आप इसे किसी भी अनुपात में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी भी अनुपात में लेने वाली चीजें या इसको किस तरह से मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो हमने बोला था मिश्रण जो है वो कितनी तरह के हैं आपके पास में, तो दो तरह के मिश्रण है। एक को हमने बोला था बेटा क्या, सममांगी मिश्रण। तो आइए देखते हैं दोनों क्या होते हैं। एक को हमने क्या बोला है, तो सममांगी मिश्रण, दूसरा जो है वो क्या होता है, तो विषमांगी मिश्रण। तो ये सममांगी क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे पास में एक पात्र है, हमने क्या ले लिया बेटा, हमारे पास में एक पात्र लिया, कुछ इस तरह से एक वेसल्स ले ली। अब इस वेसल में हम क्या करना चाह रहे हैं, तो इस वेसल में हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। तो पहले हमने क्या करा, इस वेसल्स में हमने ले लिया जल, वाटर लिया यहाँ पे। तो इस वेसल्स में हमने क्या ले लिया है, वाटर। यहाँ भी इस वेसल में क्या ले रहा हूं मैं, तो वाटर ही ले रहा हूं। ठीक है, अब इसमें मैं डिसॉल्व करना शुरू करूं, क्या करूं मैं, इसमें डिसॉल्व करना शुरू करूं, किसको, शुगर को मान लो। तो आपने क्या करा, इसमें डिसॉल्व करना शुरू किया बेटा, किसको, शुगर को, शर्करा को। क्या होगा, क्या शर्करा जल में घुलनशील होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर शर्करा जल में घुलनशील है तो क्या होगी, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अब डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस शर्करा के सभी कण, सभी पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, इस विलयन में पूरी तरह से डिसॉल्व होंगे। और अगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए तो सभी जगह पर उपस्थिति भी तो होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो, तो अगर मैं इसका स्थानांतरण कर दूं किसमें, तीन छोटे छोटे ग्लास में, मान लो मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको वितरित करना चाह रहा हूं। तो हमने क्या करा, इनको तीनों अलग अलग भाग में और डिस्ट्रीब्यूट, विभाजित कर दिया। अब यहाँ पे ये जो आया होगा चीजें, यहाँ पर ये जो चीजें होगी, क्या इनमें स्वीटनेस, स्वाद जो है वो बराबर होगा, मिठास बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर मिठास बराबर है बेटा, इसका मतलब शर्करा के कण जो है, पार्टिकल्स है, वो पूरे विलयन में समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। और इस समान रूप से वितरित के कारण ही हम बोलते हैं कि इनका जो सांद्रण है, इनका जो सांद्रण है वो सभी जगह पर क्या आएगा बेटा, समान आएगा, सेम आएगा, सेम, समान, एक जैसे, तो सममांगी, सेम, समान, एक जैसे, तो क्या हो गया बेटा, सममांगी हो गया। ठीक है, तो सममांगी मिश्रण क्या होते होंगे, वह विलयन होते हैं, वह मिक्सचर होते हैं जिसमें सभी कंपोनेंट जो है वो, सभी कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, एक समान रूप से विलयन में या मिश्रण में उपस्थित होते हैं। दूसरी चीज देखो, क्या मैं इस मिश्रण को एक ऐसा कोई भी भाग ले सकता हूं कि हाँ डिवाइड कर दूं, तो मैं बोल दूं कि इसके ऊपर शर्करा है, इसके ऊपर जल है, इसके ऊपर शर्करा है, इसके ऊपर जल है, या ऐसा कुछ कर पा रहा हूं क्या, विभाजित नहीं कर पा रहे। मतलब इनकी जो अवस्था है वो कितनी है बेटा, एक ही है, इनकी जो अवस्था है वो कितनी है, तो एक ही है। मतलब सममांगी मिश्रण में, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, मतलब सममांगी मिश्रण में जो अवस्था होती है वो अवस्था भी आपको कितनी मिलेगी, तो एक ही अवस्था उपस्थित होती है। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं। इसमें मैंने क्या करा, तो रेत के कण डिसॉल्व करना शुरू किए भाई। इसमें मैंने क्या करा, तो रेत के कण डाले और रेत के कण डिसॉल्व करना क्या कर दिया, मैंने शुरू कर दिए। अब जैसे जैसे मैं रेत के कण डिसॉल्व करूंगा और आपने क्या करा, इसको हिलाना शुरू किया, शेक करना शुरू कर दिया, तो आप जैसे जैसे इसको शेक करते जाओगे तब तक तो ये घूमते रहेगी रेत के कण पूरे विलयन में। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये रेत के कण सेटल डाउन, बैठना शुरू होंगे, और अगर बैठना शुरू होंगे तो इनका सांद्रण ज्यादा हो जाएगा,
अगर बैठना शुरू होंगे तो इनका सांद्रण ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। कहां पर? विलयन के निचले वाले हिस्से में। अब विलयन के निचले वाले हिस्से में इनका सांद्रण जो है वो क्या हो गया? तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऊपर सांद्रण जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम। अब तुम चाहो इसको कि मैं ट्रांसफर कर लूं 3 अलग अलग ग्लास में, सेम जो उसमें किया था हमने कि कुछ भाग यहाँ पे ट्रांसफर किया है, कुछ यहाँ पे। अब आप इसमें ऑब्जर्व करना शुरू करो, देखना शुरू करो। क्या होगा कि हो सकता है कि ये पहले वाला भाग है तो ऊपर वाली चीजें आ रही हो, और ऊपर वाली चीजें आ रही हो तो रेत के जो कण है वो क्या दिखेंगे आपको? कुछ कम। फिर आया हमारा कौन सा? दूसरा वाला हिस्सा। अब दूसरे वाले में थोड़े से रेत के कण जो है वो क्या हो जाएंगे? बहुत ही ज्यादा। और तीसरे वाले में तो बहुत बहुत ज्यादा रेत के कण आ जाएंगे। क्या सॉरी, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे विलियन में विलियन का सांद्रण एक जैसा नहीं था? पूरे विलियन में जो ये जो रेत के कण लिए थे आपने, ये समान रूप से वितरित नहीं थे, अलग अलग थे, डिफरेंट थे, विषम थे। इस तरह के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? तो विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये पूरा क्या आया है बेटा? पूरा एक फ्लो चार्ट जिसमें हमने डिवाइड किया है। किसको डिवाइड किया? किसका वर्गीकरण देखा है? तो पदार्थ का। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से हम एटम मॉलिक्यूल डिवाइड करेंगे, किस तरह से मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल और एटम के बाद में अब हमारा मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आज तक यहीं तक। ओके गाइस, थैंक यू।